आज हम एक ऐसी आवाज की दुनिया में कदम रख रहे हैं जो सरहदों से मावरा लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। कुर्रतुल ऐन बलोच, जिन्हें हम सब प्यार से क्यूबी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और क्यूबी को समझने के लिए हमारे पास काफी मवाद मौजूद है। एक बहुत तफसीली इंटरव्यू है उनका। अच्छा। फिर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर नजर डालने वाले कुछ मज़ामीन हैं और दीगर जराए भी शामिल हैं। तो मकसद सिर्फ वाकयात जानना नहीं? नहीं, मकसद है कि उनकी शख्सियत की तहों को समझा जाए, उनके फन को, उनकी सोच को। सही। तो आज हम मिलकर कोशिश करेंगे कि उन जराए की रोशनी में क्यूबी की फनी शनाख्त, उनकी जिंदगी के अहम मोड़, इनके जाती तजर्बात और उनके मुनफरिद सोचने के अंदाज को जरा गहराई से जान सकें। जी हाँ। ये समझने की कोशिश करें कि हमसफर गर्ल के पीछे की वो असल शख्सियत क्या है। खास तौर पर ये पहलू बहुत दिलचस्प है कि कैसे इब्तिदाई जिंदगी के मुश्किल हालात और तजुर्बात ने उनके फन और शख्सियत को आप कह सकते हैं कि शेप किया। बिल्कुल, मौसीकी उनके लिए सिर्फ करियर नहीं बल्कि खुद को दरियाफ्त करने और अपने जज्बात का इजहार का एक अहम वसीला बनी। तो फिर उनकी कहानी के आगाज से शुरू करते हैं। क्यूबी 4 मार्च 1988 को ईरान के शहर आराधान में पैदा हुई। ये बात तो है ना? जी, ईरान में। उनके वालिद गुलाम अब्बास हैदर फौज में अफसर थे, फारसी पसे मंजर रखते थे। अच्छा, फारसी पसे मंजर। जी, और वालिदा समीरा इकबाल वो मुल्तान से थीं और बैंकर थीं। ये भी सुनने में आया कि दादा ईरान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ओहो, तो खानदानी पसे मंजर भी काफी मिला जुला है। बिल्कुल, और उनकी इब्तिदाई जिंदगी वो काफी पेचीदा रही। जराए बताते हैं कि बहुत कम उम्री में ही उनके वालिदैन में अलहदगी हो गई। ओहो, ये तो मुश्किल वक्त रहा होगा। यकीनन। उसके बाद क्यूबी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में अपने वालिद के खानदान के साथ गुजरा। वालिद के खानदान के साथ? वालदा कहाँ थी? वालदा अमेरिका मुंतकिल हो गई थी और वालिद भी अपनी फौजी मुलाजमत की वजह से अक्सर दूर रहते थे। तो बचपन में एक तरह का अदम इस्तेहकाम रहा। जी, खुद क्यूबी ने अपने इंटरव्यूज में इस दौर को एक खला या बुनियाद की कमी का एहसास से ताबीर किया है। ये तन्हाई, ये अदम इस्तेहकाम यकीनन इनकी शख्सियत पर असरअंदाज हुआ। और बहन भाई? वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। एक छोटी बहन नूरुलैन और एक छोटा भाई मोहम्मद। अच्छा। वालिदैन की अलहदगी के बाद बहन वालदा के साथ अमेरिका चली गई। भाई उस वक्त काफी छोटे थे। तो ये जो इब्तिदाई अदम इस्तेहकाम था और जो इंटरव्यू में उन्होंने गुस्से या जारहानापन का जिक्र किया, क्या उसमें कोई ताल्लुक नजर आता है? जी बिल्कुल। वो खुद तस्लीम करती हैं कि बचपन में उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अच्छा। इंटरव्यू में वो कहती हैं कि स्कूल में मुबाहिसों और नात खानी के जरिए वो अपने इन शदीद जज्बात का इजहार करती थी। तो ये ताल्लुक तो वाज़ेह है। उनकी जिंदगी का एक और अहम और जज्बाती मोड़ वो था जब तकरीबन 15 साल की जुदाई के बाद 18 साल की उम्र में उनकी अपनी वालदा से दोबारा मुलाकात हुई। 15 साल बाद? ये तो बहुत बहुत बड़ा लम्हा होगा इनके लिए। यकीनन, और जज्बाती। अच्छा, तालीम की बात करें तो? हाँ, तालीम का क्या रहा। उन्होंने मुल्तान के कहकशां आर्मी पब्लिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की, पाकिस्तान में FSC किया। जी, और फिर अमेरिका गई? हाँ, वहाँ जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी से मल्टीमीडिया और IT में बैचलर्स की तालीम वो दूसरे साल में ही छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? हाँ, और वो रस्मी तालीमी निज़ाम पर काफ़ी तनकीदी नुक्ताए नज़र रखती हैं। वो समझती हैं कि ये निज़ाम सिर्फ डिग्रियां देने पर मरकूज है, हकीकी इल्म और शऊर पर नहीं। अच्छा, यानी उनके नजदीक तालीम का मकसद आगाही होना चाहिए। बिल्कुल, ये उनका फलसफा है। उनके नाम की भी एक छोटी सी कहानी है। खानदान में शेरी कहलाती थी, जिससे बाद में क्यूबी बना। ओह, शेरी से क्यूबी? जी, वालिद ने पहला नाम शारा रखा था, जो बहन की पैदाइश पर कुर्रतुल ऐन हो गया। दिलचस्प। अच्छा, अब आते हैं मौसीकी की तरफ। ये उनकी शनाख्त का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने मौसीकी की कोई बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी, कम से कम शुरू में नहीं। शुरू में तो बिल्कुल नहीं। उनकी तरबियत दरअसल अजीम पाकिस्तानी लेजेंड्स को सुनकर हुई है। किनको सुनती थी वो? नुसरत फतेह अली खान, रेशमा जी, आबिदा परवीन, मोहम्मद जुमन, पठाने खान, ये वो नाम है जिन्हें सुनकर वो बड़ी हुई और जिनसे उन्होंने लाशऊरी तौर पर बहुत कुछ सीखा। वाह, तो बुनियाद बहुत मजबूत थी। जी, और स्कूल असेंबली में नाते पढ़ना मौसीकी से उनका पहला अमली राब्ता था। तो ये सिर्फ एक शौक नहीं था,
बल्कि शायद एक ज़रूरत थी। वो जो आपने मुश्किलात का जिक्र किया, उन जज्बात को बाहर निकालने का जरिया। बिल्कुल, आपने सही समझा। वो खुद कहती हैं कि गाना उनके लिए हमेशा एक जज्बाती पनाहगाह रहा है, एक कैथारसिस का जरिया। वो गुस्सा, वो तन्हाई, वो एहसासात जो शायद वो अल्फाज में बयान नहीं कर पाती थी, वो उनकी आवाज में ढल गए। तो बाकायदा सफर कब शुरू हुआ? उनका बाकायदा सफर यूं समझे कि 2010-2011 के आसपास शुरू हुआ, जब वो पाकिस्तान वापस आई। अच्छा, अमेरिका से वापस आकर। जी, उन्होंने रेशमा जी का गाना अखिया नू रहन दे कवर किया, जिससे लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। फिर मूसीकार साद सुल्तान से मुलाकात हुई, जिसने उनके गाने के शौक को मजीद तक़वियत दी। और फिर 2011 में आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। ड्रामा सीरियल हम सफर का टाइटल ट्रैक वो हम सफर था। वो गाना, वो तो बस वो सिर्फ हिट नहीं हुआ, वो एक सकाफती फिनोमिनन बन गया था, है ना? सही कहा आपने। बिल्कुल। इस गाने ने क्यूबी को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें हम सफर गर्ल का लक़ब मिला। हाँ, हम सफर गर्ल। यूट्यूब पर लाखों व्यूज, हर तरफ इसी गाने की धूम। ये उनके करियर का एक ऐसा मोड़ था जिसने उनके लिए कई नए दरवाजे खोल दिए। हम सफर की इस जबरदस्त कामयाबी के बाद उनका सफर उन्हें कोक स्टूडियो के मोतबर प्लेटफॉर्म तक ले गया। सीजन 4 में जेल बैंड के साथ पंछी से उनका डेब्यू हुआ। जी, और वो खुद कहती हैं कि शुरू में वो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत घबराई हुई थी। अच्छा, क्यों? इतनी कामयाबी के बाद? बड़े और मंझे हुए मौसीकारों के दरमियान परफॉर्म करना आसान नहीं होता ना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई। बिल्कुल। कोक स्टूडियो में इनका सफर कई सीजन्स पर मुहित रहा। हाँ, अगर हम चंद अहम परफॉर्मेंसेस को देखें तो सीजन 8 में उमैर जजवाल के साथ सम्मी मेरी वार। हाँ, वो बहुत मकबूल हुआ था। बहुत ज्यादा। उसने उनकी अवामी मकबूलियत को बहुत बढ़ाया। फिर सीजन 9 में शुजा हैदर के साथ सब जग सोए। ओह, वो तो कमाल था। उनकी आवाज की गहराई उसमें नजर आई। बिल्कुल, उसने उनके सूफियाना रंग को सामने लाया। और हाल ही में सीजन 14 में ज़ेन ज़ुहेब के साथ ठगियां। हाँ, वो भी सुना। उसमें एक नई ताजगी थी। जी, एक पुख्तगी नजर आती है उनके अंदाज में। तो हर सीजन उनकी फनी तरक्की का एक नया बाब लगता है। पाकिस्तान में तो वो छा गईं, लेकिन फिर उनकी आवाज सरहद पार भी पहुंची। 2016 में फिल्म पिंक के जरिए बॉलीवुड में भी एंट्री हुई। जी हाँ, फिल्म पिंक का गाना कारी कारी वो बहुत मकबूल हुआ। और सिर्फ मकबूल ही नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ मकबूल नहीं हुआ, बल्कि उस पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर की नामजदगी भी मिली। वाह, ये तो किसी भी पाकिस्तानी फनकार के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। यकीनन। इसके अलावा भी उन्होंने कई मशहूर ड्रामों के OSTs गाए हैं या ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स। जैसे कौन कौन से? जैसे रोशन सितारा, मन माइल का वो मशहूर गाना तेरे नाल में लाइयां। हाँ हाँ, तेरे नाल में लाइयां। फिर जुदाई और जन्नत से आगे। इन गानों ने भी उनकी मकबूलियत को बहुत मुस्तहकम किया। और जाहिर है उनके काम को सराहा भी खूब गया होगा, अवार्ड्स वगैरह। जी बिल्कुल। लुक स्टाइल अवार्ड्स, हम अवार्ड्स, पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स, यहाँ तक कि यूके में पाकिस्तान का यंगेस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला। जबरदस्त। उनका अंदाज क्या है? मतलब किस किस्म की म्यूजिक गाती हैं वो? इनका अंदाज मुनफरिद है। पॉप, रॉक, फोक और सूफी मौसीकी का एक दिलकश इम्तिजाज है। उनकी आवाज में खास किस्म की ताकत और गहराई है, और वो गानों को सिर्फ गाती नहीं बल्कि उन्हें जीती हैं, अपना रंग देती हैं। शायद इसीलिए वो सुनने वालों से गहरा ताल्लुक कायम कर लेती हैं। बिल्कुल, यही वजह है। लेकिन इस चमकती हुई कामयाबी और मजबूत आवाज के पीछे एक जाती जिद्दोजहद और तलाश की कहानी भी है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। बिल्कुल, वो बचपन की मुश्किलात। बिल्कुल, वो खुद तस्लीम करती हैं कि वालिदैन की अलाइदगी और उससे पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम ने उन पर गहरे असरात छोड़े हैं। वो गुस्सा जिसका आपने जिक्र किया था। जी, वो गुस्सा, वो जारिहानापन जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो शायद उसी दौर की पैदावार था। मौसीकी उनके लिए इन जज्बात को काबू करने और उन्हें मुस्बत रुख देने का जरिया बनी। और उनकी आवाज में जो एक दर्द या उदासी की लहर महसूस होती है, वो शायद उन्हीं तजर्बात का अक्स है। शादी के मौजू पर कुछ इबहाम सा है ज़राए में। कहीं जिक्र है कि कम उम्री में शादी हुई जो मुआशरती दबाव का नतीजा थी। जी, और फिर वालदा से मुलाकात के बाद अलग होने का फैसला किया।
कहीं शादी के बाद वालदा से मुलाकात का तस्करा है। हाँ, अलबत्ता एक बात जो वाज़े है वो ये कि उन्होंने अपने साबका शौहर की तारीफ की है कि उन्होंने उनके करियर के आगाज़ में उनकी हौसला अफजाई की। अच्छा, ये मुस्बत बात है। तफसीलात जो भी हों, अहम नुक्ता यह है कि ये तजुर्बात भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं और उनकी शख्सियत की तश्कील में उनका किरदार है। वालिदैन के साथ ताल्लुकात का क्या रहा, खास तौर पर वालिद के साथ? वो काफ़ी पेचीदा रहे। इंटरव्यू में वो बताती हैं कि वालिद ने शुरू में उनके गाने को कबूल नहीं किया था ओह, और उनके और वालदा के दरमियान राब्ते में भी मुश्किलात पैदा की। क्यूबी ने मुसालहत की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। तो अब कैसे हैं ताल्लुकात? वक्त के साथ साथ वो कहती हैं कि अब एक तरह की समझौता की कैफियत पैदा हो गई है। चले, ये अच्छी बात है। और फिर 2013 का वो संगीन कार हादसा, वो भी उनकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान था। जी, बहुत बड़ा। वो एक दोस्त की गाड़ी में पिछली सीट पर थी बगैर सीट बेल्ट के जब यह हादसा पेश आया। ओह खुदाया। गर्दन के मोहरों C3 C4 में शदीद फ्रैक्चर आया। हालत काफी नाजुक थी। अल्लाह रहम करे। ये एक ऐसा वक्त था जिसने उन्हें जिंदगी की नज़ाकत का एहसास दिलाया। वो बताती हैं कि उस वक्त उनके वालिदैन एक जगह मौजूद तो थे मगर एक कमरे में साथ नहीं बैठ सकते थे। ये भी एक तकलीफदेह बात है। जी, लेकिन इस हादसे ने उन्हें जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर किया और अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने का अज़्म दिया। इन हादसात और तजुर्बात ने यकीनन उनके जिंदगी के फलसफे को भी बहुत मुतासिर किया होगा। वो तालीम को सिर्फ डिग्री नहीं, आगाही समझती हैं। बिल्कुल, वो जिंदगी को एक राज, एक ख्वाब कहती हैं जिसे इंसान खुद तख्लीक करता है। खुद तख्लीक करता है, दिलचस्प। जी, खुशी के बारे में वो कहती हैं कि शायद उसका मुकम्मल तजुर्बा मुमकिन नहीं। मौत को वो एक किस्म की रिहाई या आज़ादी समझती हैं। और ईमान, मजहब? ईमान, खास तौर पर सूरतुर रहमान सुनना उन्हें सुकून और ताकत देता है। वो खुद को इल्म के समंदर में एक कतरा समझती हैं। ये एहसास के जितना आप जानते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आप कुछ नहीं जानते। जी हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तन्हाई के साथ उनका रिश्ता भी दिलचस्प है। कभी लुत्फ अंदोज होती हैं, कभी मुश्किल लगती है, लेकिन ताल्लुक की ख्वाहिश भी मौजूद है। तो एक कशमकश सी है एक तरह से। एक अहम बात जो वो कहती हैं वो ये है कि अब वो दूसरों को खुद पर हावी होने की इजाजत नहीं देती। अच्छा, ये एक बड़ी तब्दीली है। जी, वो खवातीन की अंदरूनी ताकत पर यकीन रखती हैं। और आजकल क्या कर रही हैं? मौसीकी में कुछ नया? आजकल वो क्लासिकी मौसीकी की बाकायदा तरबियत भी ले रही हैं। वाह, ये तो जबरदस्त है। जी, ये उनके फनी सफर में एक नया बाब है। उनका फलसफा अब सरेंडर करने यानी खुद को जिंदगी के बहाव के सुपुर्द करने पर मबनी नजर आता है। तो कुर्रतुल ऐन बलोच की कहानी सिर्फ एक कामयाब गुलकारा की कहानी नहीं है, ये लचक, हिम्मत, दर्द को फन में बदलने, बिल्कुल पेचीदा रिश्तों को निभाने और जिंदगी के गहरे सवालात से जुड़े रहने की दास्तान है। यकीनन इनकी जिंदगी और गुफ्तगू से चंद बातें बहुत वाज़ेह होकर सामने आती हैं। एक तो ये कि ज़ाती मुश्किलात और तकलीफ तख्लीकी सलाहियतों के लिए वो महमीज का काम कर सकती हैं, उन्हें एक नई गहराई दे सकती हैं। सही का। दूसरा, मुआफ़ी का अमल, खास तौर पर करीबी रिश्तों में कितना मुश्किल मगर कितना ज़रूरी है। बहुत अहम नुक्ता है। और तीसरा, खुद को जानने और समझने का सफर कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा जारी रहता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक सवाल ये छोड़ा जा सकता है कि क्यूबी की स्टेज पर नजर आने वाली पुरएतमाद, ताकतवर शख्सियत जी, और इंटरव्यूज में झलकने वाली उनकी अंदरूनी तलाश, हसासियत और कभी-कभी कमजोरी के एहसास के दरमियान क्या ताल्लुक है? अच्छा सवाल है। क्या ये तजाद है या इंसानी शख्सियत की पेचीदगी का खूबसूरत इजहार? या शायद जैसा वो खुद कहती हैं, क्या जिंदगी वाकई एक ख्वाब है जिसे हम अपने इंतखाब से, अपने यकीन से बनाते हैं? ये सोचने की बात है।